क्वेश्चन नंबर 31 है, वन शुड हैव दियर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ्स। जब भी आपके क्वेश्चन में वन आता है तो ध्यान रखना कि इसका जो यूज केस है वो कुछ दो तरीके से होता है। एक बार ऐसा होता है जब आपके पास लिख के आता है वन ऑफ और यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन होता है। उस टाइम पे जब आप पॉजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो सेंटेंस के अंदर, तो ये हमेशा जो है आपका इस प्लूरल नाउन के हिसाब से मूव करता है। लेकिन जब वन का यूज केस होता है आपका इंडेफिनिट सेंस में या फिर जनरल सेंस में, तब उस केस में जब आप पॉजेसिव केस में इस्तेमाल करते हो वो वंस का इस्तेमाल करते हो। तो वन शुड हैव दियर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि सभी को जनरल मीनिंग कन्वे कर रहा है, सभी को हर 6 महीने में अपना जो है दांत चेक करा लेना चाहिए। तो ऐसे केस में दियर की जगह जो आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है वंस टीथ। ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ये कई जगह आएगा और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन वन को लेके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ईच बॉय वॉज गिवन ए टॉय एज ए पार्टिंग गिफ्ट विच मेड देम हैप्पी। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ईच और एवरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसके साथ जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं वो कुछ कंसेप्ट इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये हमारा जो ईच होता है वो सिंगुलर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और इसके साथ जो वर्ब लेते हैं या फिर पॉजेसिव एग्जेक्टिव लेते हैं वो हमेशा जो है पॉजेसिव एग्जेक्टिव वो क्या होता है, वो आपका सिंगुलर होता है, या इसके साथ जो वर्ब लेते हैं वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन ये जो बात होती है, ये बात जब हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं तो अप्लाई करते वक्त कभी कभी कुछ अच्छा क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, ईच बॉय वॉज, यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर लिया गया है। ईच बॉय वॉज गिवन ए टॉय एज ए पार्टिंग गिफ्ट विच मेड देम हैप्पी। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे देम लिखा हुआ है तो आप लोग ये अंडरस्टैंड करोगे इस कंसेप्ट के हिसाब से कि ईच लिखा हुआ है तो यहाँ पे देम लगाने के बजाय हम यहाँ पे हिम लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं, हिम लगा देते हैं। देम या हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव केस है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, लेकिन ऑप्शन थर्ड में क्या होगा कि आप सब लोग एरर लगाने की कोशिश करोगे। अब मैं आपको एक समझाता हूं, एक मीनिंग समझिएगा, तभी इस तरीके के सेंटेंसेस आप कन्वे कर पाओगे। मान लो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे थे, बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से दिखेंगे तो हम इस तरीके से बना देते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो मान लो बहुत सारे बच्चे हैं किसी ग्रुप में और हम ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों को जब वो जा रहे थे तो उनको एक खिलौना दिया गया, और ये जो खिलौना हमने दिया उन सबको बहुत खुश रखा। तो जब हम बात करते हैं खिलौना देने में तब तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सेंस देते हैं वो देते हैं प्रत्येक का। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो सबको, मतलब उन सब बच्चों को ये गिफ्ट देने का जो प्रोसेस है उनको बहुत खुश रखा, तब उस केस में हम कलेक्टिवली बात करते हैं सबको। तो जब हम इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे केस में हम इनको प्लूरल ट्रीट करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन लगाते हैं। तो ऐसे केस में ये जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म में, अपने आप में सेंटेंस में करेक्ट है। तो सेंटेंस जो है 32 में किसी भी तरीके का एरर नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि ईच या एवरी जैसे शब्दों के साथ या नीदर के साथ जो है हम पॉजेसिव एडजेक्टिव जो लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं, जो वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं सिंगुलर। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप में तो हमें जो सेंस देना होता है कि हमने सबको दिया, तो हम इसमें प्रत्येक का सेंस देने की कोशिश करते हैं और जाके हम एक एक को देते हैं। तो जब एक एक को देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन शो करना होता है, तो इंडिविजुअलिटी की बात करनी होती है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हमेशा इसको सिंगुलर मान के चलते हैं, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो वो है सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हो ऑब्जेक्टिव केस का वो भी आप सिंगुलर लगाओ। तो 32 में किसी भी तरीके का एरर नहीं है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 33 में, दिस इज द स्पोर्ट पर्सन whom I think has won the much coveted prize। अब क्वेश्चन नंबर 33 जैसे ही देखोगे तो आपको ये पता है कि मिड में आपको whom देखने को मिला है, और जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिड में देखने को मिले आपको चेक करना होता है कि ये जो whom लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। इसके लिए सबसे सही तरीका है वर्ब देखो, इस वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ है और फिर हैज वॉन एक और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है। जब हम बात करते हैं थिंक की तो ये आपका मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, और ये फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके लिए आपका कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ इसका मतलब है कि आपको जो लिखना होगा यहाँ पे वो हु लिखना होगा होम के बजाय। तो सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन नंबर 34, माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन माई सेल्फ। आप जब कंपैरिजन करते हो तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, पोजीशन का पोजीशन के साथ। तो माई ट्विन ये आपका सब्जेक्ट है
और इसका कंपैरिजन कर रहे हो माई सेल्फ के साथ, जो कि गलत है। पॉजेसिव केस के साथ नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा आई। ये आपका सब्जेक्टिव केस होगा जो सेंटेंस को करेक्ट करेगा। 35 पे, वॉज इट हिम दैट द टीचर पनिश फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 35, आपको याद है एक केस पढ़ाया गया था इट के साथ वर्ब की बी फॉर्म, वर्ब की बी फॉर्म जिसमें इज आर एम और वॉज वर आता है, साथ में एक फॉर्मूला लिखा था स्मार्ट बुक में आपके सब्जेक्टिव केस। जब हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो ये लिखने का ये पर्पज होता है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। पर जब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे थे, थ्योरी पोर्शन में एक बात ये पढ़ाया गया था कि इसका थोड़ा और डिटेल दिया गया था कि आप सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों इस्तेमाल करते हो। बुक में सिर्फ आधा पार्ट लिखा गया था क्योंकि जो एग्जामिनेशन है सिर्फ आधे पार्ट से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जैसे ही हम थ्योरी पोर्शन में लेके जाते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जेक्टिव केस कब इस्तेमाल करते हो, जब आपका यहाँ पे हु दिया होता है वर्ब की बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लगा हो, और ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि प्लस में आपका हु आया है या हुम आया है। हु अगर आया हुआ होता है तो आप जो इस्तेमाल करते हो वो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हो, हुम आता है तो आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हो। लेकिन साथ में जब आपको दैट पढ़ाया जाता है तो दैट के केस में आपको ये पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना यार कि जब भी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चाहे वो दैट का इस्तेमाल करे चाहे वो हु का इस्तेमाल करे, हमेशा जो सेंस होता है वो सेंस के हिसाब से सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है। तो एक जो चीज़ है जो आप याद रख के जा सकते हो, थ्योरी के पोर्शन में आपको ये पढ़ाया गया है डिटेल में, लेकिन जो एग्जामिनेशन के नज़रिए से आप इसे ध्यान रख सकते हो, ये ध्यान रख सकते हो एग्जामिनेशन हमेशा इसी नज़रिए से पूछता है कि यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस है तो सही है, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो गलत है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दैट का इस्तेमाल है और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। तो एग्जामिनेशन में हमेशा इस क्वेश्चन को इसी तरीके से रखा जाता है कि आपको इसको सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना होता है। और ये जो है ना, इट प्लस वर्ब की बी फॉर्म होता है, इसको पहले लगा दिया गया है, इट को बाद में लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसका दूसरा वर्जन क्रिएट किया गया है, इंट्रोगेटिव फॉर्म क्रिएट किया गया है। एक तो दूसरी चीज और आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि जब आप इट के साथ, जैसे हम इट इज आई लिखते हैं या इट इज यू लिखते हैं या इट के बाद कुछ भी, इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हम थोड़ा जोर देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं ये मैं था, ये वो था, तो थोड़ा सा स्ट्रेस करना होता है जब भी, तो हम इट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट को, तो स्ट्रेस देने के लिए काम किया जाता है, फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चन आता है वो हमेशा ऐसे ही आता है, इट प्लस वर्ब की बी फॉर्म, आपको सब्जेक्टिव केस चेक करना रहता है। तो ये छोटा सा जो चीज़ है ना वो याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा थ्योरी पोर्शन अगर आप रट के जाएंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, लेकिन अगर ये छोटा सा पार्ट याद करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में कभी भी गलती होगी नहीं। देखो, जब हम आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम आपको ग्रामेटिकली सारी की सारी चीज़ें बता सकें, जो भी उसका यूज केस है। साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हम क्वेश्चनर डिस्कस कर रहे हों तो हम आपका फोकस पॉइंट लेके जा सके कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस नज़रिए से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस नज़रिए से आपको क्वेश्चन को देखना है। क्योंकि जब ज़्यादा आप पढ़ते हो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ज़्यादा अगर पढ़ भी ले रहे हो ना तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इसका सोल्यूशन ये देना है। इससे एग्जामिनेशन में आप समय बहुत बचा पाओगे और आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉइंटर के फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंटर के फॉर्म में जितना पढ़ोगे उतना कम कन्फ्यूजन होगा। एग्जाम के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 36, वन शुड रेस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स। अब फिर से यहाँ पे जब बात हो रही है वन की, तो सेम वही कंसेप्ट है, सेम वही फंडा है कि जब आप वन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको वन को चेक करना है जनरल मीनिंग है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा है। वन शुड रेस्पेक्ट, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सभी को विश्वास करना चाहिए, सभी को धार्मिक विश्वास करना चाहिए, जितना वो अपने पे करता है और जितना दूसरों पे करता है, वो यही चीज़ है। वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स। हर आदमी को जितना वो अपने धर्म पे, अपनी आस्था पे विश्वास रखता है उतना दूसरों पे भी रखना चाहिए। तो वन के लिए जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो हिज इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। वन जब न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वे करता है तब यहाँ पे आप हिज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हो वन रैंडम सेंस में या जनरल सेंस में तो आप वंस इस्तेमाल करते हो, वंस इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे जो करेक्ट सोल्यूशन होगा वो हिज की जगह वंस होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें, क्वेश्चन को और मज़ेदार बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बोर भी कम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं, आप लोग लेक्चर देख रहे होते हैं तो बहुत बोरियत फील होने लगती है, और यार बोरियत फील होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं क्लास बंद कर दो। क्वेश्चन को एंजॉय करो, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चन नंबर 37 है, एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट।
ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन बेस्ट सूट। क्वेश्चन नंबर 37 को मैं डिस्कस करूं क्योंकि थ्योरी पोर्शन में ये कवर नहीं हुआ है, तो आप यहीं पे इसको समझो कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। जब आप एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ोगे तो एग्जेक्टिव में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो इसमें एक आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा। एक कंसेप्ट ये सिखाया जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दे का इस्तेमाल होता है, और आर्टिकल के चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। साथ में इसके साथ अगर आर्टिकल द का इस्तेमाल आप उस केस में नहीं करते हो जब आप पॉजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप करते हो, तो या तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करना होता है या फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन नंबर 37, अब इसको देखो जरा ध्यान से। एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन बेस्ट सूट। बेस्ट जो है वो गुड, बेटर, बेस्ट होता है। ये 3 फॉर्म होते हैं। गुड आपका पॉजिटिव डिग्री, बेटर जो है कंपैरेटिव, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले ना तो दा लगा हुआ है ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यहाँ पे या तो आप हिज लगाइए या तो फिर आप दी लगाइए। दोनों में से कुछ भी लगाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें जो ये सेंटेंस रखा गया है वो इस पर्पस से रखा गया है क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। अगर आर्टिकल लगाना होता तो ये एडजेक्टिव के चैप्टर में क्वेश्चन रखा जाता, या फिर जो है ये आपका जो है आर्टिकल के चैप्टर में रखा जाता। 37 में इसलिए रखा, 37 क्वेश्चन को प्रोनाउन के चैप्टर में इसलिए रखा गया ताकि आपको ये पता हो जाए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे लगता है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव चैप्टर में कम, प्रोनाउन के चैप्टर में आपको ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट सेंटेंस करना है, एज इट वाज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज बेस्ट सूट, या फिर आप दे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका हिंदी मतलब ये होगा कि जैसा कि ये उसका पहला डेट था, उसने जो है अपने आप को ड्रेस किया जो है अपने बेस्ट ड्रेस में, अपने बेस्ट ड्रेस में, या फिर ये कह सकते हो कि वो उसके पास जो भी ड्रेस थी, बेस्ट ड्रेस। बेस्ट ड्रेस का मतलब हो गया दी बेस्ट ड्रेस कहोगे, इसका मतलब है उसके पास जितनी भी ड्रेस थी उसमें से जो सबसे अच्छा ड्रेस था उसको उसने पहना, तो इसका मतलब ये निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 38, देखो की पॉइंटर्स आपको याद रखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। हिंदी मीनिंग से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, रेदर देन आपको की पॉइंटर्स सेंटेंस के अंदर दिखाई देना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे एरर आता है जिसको आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 38, द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ये आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, और ये फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। सेम जो क्वेश्चन है ये, जैसे हम बात करते हैं ऑडियंस, तो ऑडियंस आपको पता है ये कलेक्टिव नाउन है। जब बात हम करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन की जैसे ही हम बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन में आपको ये पता है कि 2 बातें होती है। एक तो ये यूनाइटेड सेंस में हो सकता है, दूसरा जो है डिवाइडेड सेंस में हो सकता है। तो जब ये यूनाइटेड सेंस में होता है तो वर्ब आप सिंगुलर लेते हो, और जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव है इसको पीए से लिख देता हूं, ये भी आप कैसा लेते हो, सिंगुलर लेते हो। जब ये डिवाइडेड सेंस में होता है तो जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है ये भी आपका कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये बात हम पढ़ के आते हैं, बस आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये भाई यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। तो ऑडियंस आता है, ऑडियंस हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, सब कलेक्टिव ऐसे नाउन होते हैं जो यूनाइटेड और डिवाइडेड दोनों सेंस में इस्तेमाल होते हैं। कमेटी हो गई, जूरी हो गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि सेंटेंस ये कह रहा है कि द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड, ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया गया कि वो अपनी सीटों पे बैठ जाए। तो जब ऑडियंस अपनी सीट पे बैठेगा तो ऐसा तो नहीं कि एक सीट पे सब कलेक्टिवली बैठ लेंगे यूनाइटेड सेंस में, नहीं ना, सब अपने अपने सीट पे बैठेंगे। तो आप यूं समझ लो डिवाइडेड सेंस हो या डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस हो, डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस हो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे सब ऑडियंस अपनी अपनी सीटों पे बैठेंगे। जैसे टीम को अगर मैं बोलूं कि अपने ड्रेस पहन लो तो हर प्लेयर जो है अपना अपना ड्रेस पहनेगा, तो ऐसे केस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस आता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस आता है तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो प्लूरल ट्रीट करेंगे तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, ऑलरेडी है। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर। पॉजेसिव एग्जेक्टिव जो है ये भी प्लूरल है, तो अगर सब कुछ प्लूरल है इसका मतलब सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विकी इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ वॉट एवर प्रिया डज। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है विकी इज द वन। अब देखो ये एंटीसीडेंट, अगर हु के हिसाब से एंटीसीडेंट देखोगे तो ये भी वन है और ये भी वन है। इसके बाद आपको वर्ब देखना होता है। देखो फाइंड्स लिखा गया, ये भी सिंगुलर है, तो एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है, और हु लगा है क्योंकि पर्सन का डिस्कशन हो रहा है। विकी इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ वॉट एवर प्रिया डज, और वॉट के साथ एवर ले रखा है, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट टाइप की चीज नहीं है, तो सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। जैसे प्रिया यहाँ का सब्जेक्ट है तो डज का इस्तेमाल हुआ है, तो सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। तो एग्जामिनेशन में आपके इस तरीके की क्वेश्चन भी आते हैं कि सीधा सीधा सही सही सेंटेंस दिया जाता है और आप उसमें से भी एरर ढूंढने की कोशिश करते हो।
तो देखो, एक मैं आपको छोटा सा तरीका बता देता हूँ। एग्जामिनेशन में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एक तो आपने जितने रूल्स और लॉज पढ़े हैं उनको अप्लाई करके देख लो, पॉइंटर्स अप्लाई करके देख लो। अगर कुछ नहीं होता है तो आप इसके अंदर प्रीपोजिशन ढूंढने की कोशिश करो। इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको प्रीपोजिशन सिर्फ विथ मिल रहा होगा, फाइंड फॉल्ट्स विथ। तो आप जब फॉल्ट ढूंढते हो ना तो विथ का आप इस्तेमाल करते हो। तो जब प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि विथ लगता है फॉल्ट के साथ। तो इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जब सेंटेंस में जितना भी आप पढ़ लेते हो, सब्जेक्ट पूरा मतलब टॉपिक बाई टॉपिक पूरा पढ़ जाते हो, तो दो ऐसे एरर होते हैं जो आपको तुक्का मारना पड़ता है। एक होता है प्रीपोजिशन का एरर, दूसरा होता है फ्रेज का एरर। तो जब सारे के सारे चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ जाओगे और प्रैक्टिस बहुत सारे कर जाओगे तो आपको अंदाजा लगने लगेगा कि यहाँ पे अगर कोई फ्रेज आ गया है तो इस फ्रेज में पक्का एरर होगा। यहाँ पे अगर फ्रेज नहीं है, बाकी सब कुछ करेक्ट है, तो प्रीपोजिशन चेक करना होता है। और प्रीपोजिशन अगर आपको थोड़ा आड़ा टेढ़ा लगता है तो आपको फिर अगर वो रिदम और टोन नहीं बन रहा होता है तो आपको वहाँ पे टिक करके जाना होता है। तो आपको टॉपिक बाई टॉपिक पहले लर्न करना होगा अच्छे से, बाद में वो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। 40th बात करेंगे हम। सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी मराठी मूवीज विच अपीयर्ड इन द रिसेंट टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यार, जो रिलेटिव प्रोनाउन आप विच इस्तेमाल करते हो और दैट इस्तेमाल करते हो, इनको लेके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ये बोलूं सैरत, अब एक कंसेप्ट बहुत छोटा सा पढ़ा दिया गया था स्टार्टिंग में कि जब भी आपको इसके साथ वर्ब मिले, इज आर एम और है का सेंस आए, तो मैंने ही पढ़ाया है, इसके बाद का जो भी पार्ट लगा होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा होता है, कॉम्प्लीमेंट आपको बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लॉज हो सकता है। तो ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा फ्रेज दिया हुआ है। तो सैरत इज द वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी मराठी मूवीज। तो इस तरीके का जब आपके पास स्ट्रक्चर आता है, तो जब आप रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे लगाते हो तो रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाओगे या दैट लगाओगे, डिपेंड करेगा ये जो पूरा का पूरा आपका क्लॉज है, इतना बड़ा जो हिस्सा बन रहा है, वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की अगर बात करें तो अपेंडिक्स में आपको रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के विषय में डिटेल में मिलेगा आपको। तो टेक्निकल डेफिनेशन के बजाय आप जनरल भाषा में से समझो कि इस तरीके के क्वेश्चन को करेक्ट कैसे करते हैं। जो आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में किसी भी तरीके का कॉमा नहीं होता है। जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होते हैं उसमें कॉमा लगे होते हैं, 2 कॉमा लगे होते हैं, एक स्टार्ट में लगा होता है, एक बाद में लगा होता है। तो अगर आपको बहुत सारे कॉमा देखने को नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे विच की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे विच की जगह आप दैट रखोगे। तो एटलीस्ट आपको 2 कॉमा देखने को मिले, उस केस में आप विच का इस्तेमाल करते हो। समझ में आई बात? ये सबसे आसान तरीका है सेंटेंस को समझने का और एग्जाम में क्रैक करने का। और इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप अपेंडिक्स में रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के विषय में जाके डिटेल पढ़ सकते हो कि कौन सा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, कौन सा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है। और मेरी एक एडवाइस होगी, जब तक 1 को आप पूरी तरीके से जो है सिलेबस कवर ना कर लो तब तक रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के विषय में मत जाओ, क्योंकि उसका सरल डेफिनेशन और सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और सरलता से सॉल्व करने का यही तरीका है कि अगर बहुत सारे आपको कॉमास देखने को ना मिले, एटलीस्ट 2 कॉमा देखने को ना मिले, तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे। 2 कॉमा देखने को मिलेगा तो आप विच का इस्तेमाल करोगे। तो दैट और विच के बीच में इतना ही डिफरेंस है और मुझे लगता है कि इतना चीज याद रखोगे तो एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेप्थ और डिटेल जानने के लिए अपेंडिक्स में जाओ, क्लॉज इन डिटेल, ये आपका अपेंडिक्स में एक चैप्टर है जिसमें रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की चर्चा की गई है। उसमें आप डिटेल जाके जानकारी ले सकते हो अगर किसी बच्चे को जानकारी लेना है। फिर भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि इस टू सून कि अगर आप प्रोनाउन तक अभी पहुंचे हो तो रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पढ़ो, पहले आप पूरा पढ़ लो, फिर बाद में जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप अपेंडिक्स जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई नोट्स गिव द सेम टू मी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 41 वैसे तो बहुत आसान है लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्ट है। कई बार क्या होता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम में करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब आप ऑलरेडी से करेक्ट कर लोगे। अब देखो सीन समझो क्या है, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई नोट्स, अगर तुम मेरे नोट्स को पढ़ लो, गॉन थ्रू का मतलब हो गया कि उसको कवर कर लो, उसको पढ़ लो, गॉन थ्रू माई नोट्स, गिव द सेम टू मी। द सेम का इस्तेमाल किया गया है। द सेम क्या होता है ना, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जरूरत है कि नहीं, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसी चीज को यहाँ पे जरूरत है कि नहीं, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। When you have gone through my notes, give them to me, यहाँ पे आपको क्या है, them लगाना है, यहाँ पे give them, इसके लिए आपको खाली ये देखो वर्ब है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आपको सिर्फ प्रोनाउन को रिप्लेस करना है कि गिव माई नोट्स टू मी लिखने के बजाय मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई नोट्स गिव माई नोट्स टू मी। तो माई नोट्स का रिपीटेशन हो जाएगा, और वर्ब के बाद जो चाहिए, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो गिव देम टू मी, इस सेंटेंस को ऐसे समझो,
व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई नोट्स गिव माई नोट्स टू मी। सेंटेंस ऐसे लिख सकते हो। तो माई नोट्स का रिपीटेशन अगर अवॉइड करना है तो आप प्रोनाउन लगाओ। और देखो वर्ब दिया हुआ गिव, तो आपको पता है वर्ब के बाद क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए होता है। तो माई नोट्स प्लूरल है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, इस भैया नॉन लिविंग है तो इसका प्लूरल सब्जेक्टिव केस देम बनेगा, ऑब्जेक्टिव के दे बनेगा, सॉरी सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस इसका देम बनेगा, तो आपको देम लगाने की जरूरत है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, वन हु परपेचुअली हेजिटेट्स विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू नीदर। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा बड़ा है, आपको मतलब इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करना है कि इसमें किस तरीके का एरर हो सकता है या एरर नहीं है। ये CHSL 2016 में आया हुआ था, 15 जनवरी का क्वेश्चन है। वन हु परपेचुअली हेजिटेट्स, अब देखो वन लिया है, वन के बाद हु दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये तो एक सब्जेक्ट हो गया, दोनों बाजू में हो गया। अब वर्ब देखो, हेजिटेट्स लिखा हुआ है, एक वर्ब यहां पे मिल गया, फिर उसके बाद मिला विच ऑफ द टू थिंग्स। विच जो होता है वो सिलेक्शन और चॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी सिलेक्शन चॉइस की बात करते हो तो वैसे केस में विच का इस्तेमाल करते हो। विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट। अब यहाँ पे विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल का एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये अपने आप में वर्ब और सब्जेक्ट का पेयर है। डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू नीदर, फिर एक यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, एक यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। तो कुल मिला जुला के आप ये समझो कि एक सब्जेक्ट ये वर्ब है वन, और ये अपने आप में कैंसिल आउट हो जा रहा है सब्जेक्ट के साथ, और ये खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में सब कुछ बैलेंस है। अब इसमें वन के लिए हु का इस्तेमाल हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब वन पर्सन का डिस्कशन कर रहे हैं और हु का सही है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई इशूज नहीं है। मतलब ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, एक वर्ब ये है और एक दूसरा वर्ब यहाँ पे है, तो मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से ठीक है। अगर आप कहीं भी देखने की कोशिश करोगे कि कुछ और इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है, तो प्रोनाउन से रिलेटेड और किसी भी तरीके का एरर नहीं है। इसका ये मतलब है 42 में सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, अपने आप में पूरी तरीके से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रीता इज ए स्पिरिचुअली सेंटर्ड पर्सन हु लव्स एवरी बीइंग शी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ। अब रीता आपका सब्जेक्ट हो गया, रीता इज ए स्पिरिचुअली सेंटर्ड पर्सन, ये पूरा का पूरा जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया हु। अब यार देखो, रीता का डिस्कशन हो रहा है कि रीता एक स्पिरिचुअली सेंटर्ड पर्सन है, तो एक ही आदमी की बात हो रही है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, कौन प्यार करता है, भाई रीता प्यार करती है। तो रीता जो एंटीसीडेंट है ये सिंगुलर है और रीता पर्सन है, तो हु इस्तेमाल किया है, और उसके बाद लव्स का इस्तेमाल किया गया, अपने आप में सही है। एवरी बीइंग सी कम्स इन, अब ये वर्ब है, इसका यहाँ पे जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ, तो 43 में किसी भी तरीके का एरर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हम डिस्कस करेंगे। टॉम सायर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या है, ये बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, बस इसमें वही बात है, देखो टॉम सायर लिखा हुआ है और फिर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज, तो यहां पे दो एंटीसीडेंट हो गए, क्योंकि बहुत सारी किड स्टोरीज है, उसमें से आप एक की चर्चा कर रहे हो। टॉम सायर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज। अब आपको ये देखना है कि चर्चा आगे किसकी होनी है, टॉम सायर की होनी है या बेस्ट किड स्टोरीज की होनी है। द बेस्ट किड स्टोरीज लिखा हुआ है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप दैट का इस्तेमाल करते हो, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में करेक्ट है। अब चर्चा ये है कि जो वॉज का इस्तेमाल है, ये वॉच का इस्तेमाल सही है या गलत, ये डिपेंड करता है। एंटीसीडेंट अगर टॉम सायर है तो वॉच सही है, और एंटीसीडेंट अगर बेस्ट स्टोरीज है तो वॉच गलत है। आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा है। आगे वाले में कई बार क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर हिंट दिया जाता है, यहां पे सिंगुलर सेंस आता है, अगर सिंगुलर सेंस नहीं अगर आएगा ना तो आपको एंटीसीडेंट ये लेना होता है। जैसे टॉम सायर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज, यहीं पे बात खत्म हो जाती है टॉम सायर की, कि टॉम सायर जितनी भी बेस्ट किड स्टोरीज हैं उनमें से टॉम सायर एक है, ये कहना चाहता है। तो आगे वाली जो बात हो रही है ना वो ये हो रही है कि आज तक जितनी अच्छी स्टोरीज लिखी गई है, आगे का पूरा बात सिर्फ बेस्ट किड स्टोरीज के विषय में, कि आज तक जितनी भी बेस्ट किड स्टोरीज लिखी गई है उनमें से टॉम सायर एक है। तो आगे का चर्चा टॉम सायर के विषय में नहीं है, आगे का चर्चा जितनी भी बेस्ट किड स्टोरीज लिखी गई है उसके विषय में। तो वॉच की जगह आप जो आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा वर्ब, ये आपको देखना पड़ेगा। यहां से आपको पता चलेगा कि ये वाला जो है एंटीसीडेंट है या ये वाला एंटीसीडेंट है। तो जब भी आप ऐसे लिखते हो ना टॉम सायर इज वन ऑफ द, तब आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि इसमें जो है कौन सा जो है एंटीसीडेंट होता है, क्योंकि यहां पे देखो तीन चीजें हैं, ये वन हो गया, टॉम सायर हो गया और ये चीजें हो गई। और इनमें से एंटीसीडेंट क्या है, इनमें से एंटीसीडेंट बाद की जो लाइन है वो आपको बताती है। तो बाद की लाइनों में जब तक सिंगुलर सेंस ना आए तब तक आप जस्ट इसके पहले जो
रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो दिया होता है जो है ऑब्जेक्ट, उसको एंटीसीडेंट मानते हुए फिर आप आगे यहाँ पे वर्ब का बदलाव करते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 45, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू स्टरडे। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू स्टरडे। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है, अपने दिमाग में डालिए कि कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही आप द सेम पे लेके जाते हो और यहाँ पे आता है विच, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री हो गया, द सेम हो गया, इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाते हो। ये देखो तभी आपको दिखाई देगा जब आपने दैट का यूज केस अच्छे से पढ़ रखा हो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। मी एंड वाइफ नहीं होना चाहिए। एक तो आपको ये पता है कि सब अच्छी बातें हो रही है, तो ऑर्डर आपको रखना क्या करना पड़ेगा, माई वाइफ। एक तो ऑर्डर गलत है, दूसरा जब आप एंड लगाओगे तो फिर आपको सब्जेक्टिव केस लेना होगा क्योंकि वर्ब के पहले की चर्चा कर रहे हो। तो इसमें दो तरीके का एरर है, एक तो इनका ऑर्डर गलत है, दूसरा ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है जो सब्जेक्टिव केस में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 47, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। जो क्वेश्चन नंबर 47 है ना, ये यार देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कैसे है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमको लगता है कि साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। एक्चुअली ये पेयर ऑफ वर्ड्स है। जैसे हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, ये सारे के सारे ना सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होते हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं। यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कराया गया है और उस हिसाब से यहाँ पे दियर की जगह क्या लेना पड़ेगा, इट्स फॉल आउट लेना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि कई बार हम इट्स लगाते हैं। इस इट्स का मतलब होता है इट इज, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट्स, और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है इट्स। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। देखो यार बिटवीन और एंड के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो तो यू एंड हिम लेना होगा, ही नहीं। ये आपको करेक्ट करना होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर चर्चा करें 49, आई इंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर एट सिमिला। जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो इंजॉय जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले केस में हमने ध्यान से पढ़ा था कि इस टाइम पे इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इंजॉयड द पार्टी, आई इंजॉयड द पार्टी ड्यूरिंग माई टेन्योर एट सिमिला, ये सही हो सकता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको क्या लगना पड़ेगा, आई के हिसाब से माई सेल्फ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। डू यू नो होम द नेक्स्ट स्पीकर इज। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे होम की जगह हो इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि देखो इज के हिसाब से स्पीकर तो लगा हुआ है, लेकिन स्पीकर एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट है। कौन स्पीकर है, हु इज द नेक्स्ट स्पीकर। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कौन स्पीकर है, तो जवाब उसका आएगा। तो ये कौन का जवाब आएगा, तो सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। 51, हु आर द मैन, सॉरी यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। अब देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट मैन है और उस हिसाब से आपने हैव लिया हुआ है। यू आर द मैन, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट, हु हैज स्पॉइल्ड इट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हैव होता है ना वो इस एंटीसीडेंट के हिसाब से आप लगाते हो, ये इस एंटीसीडेंट के हिसाब से नहीं लगता, दिस इज द एंटीसीडेंट। ये बोला गया ना यू आर द, यू के हिसाब से तो आर ऑलरेडी दिया हुआ है। यू आर द मैन हु हैज स्पॉइल्ड इट। क्वेश्चन नंबर 52, आई एंड माई वाइफ, फिर से वही आ गया, माई वाइफ एंड आई, माई वाइफ एंड आई। ये बहुत आता है आपका ऑर्डर वाला। वर्ड डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी, जैसे ही दो चीजों को कंबाइन करते हो प्लूरल हो जाता है और उसके बाद वर्ब भी आप प्लूरल ले रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर बहुत आपका आता है 1 2 3 और 2 3 का सीक्वेंस। 53, आई रिमेंबर्ड हिम एज समवन हु वाज ए लॉट नाइसर देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड। क्वेश्चन नंबर 53 में जरा ध्यान से देखिएगा कि प्रोनाउन का चैप्टर है तो बट ऑब्वियस बात है प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन में एरर होगा और दूसरा जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर होगा। तो अगर मैं बात करूं आई रिमेंबर, तो आई रिमेंबर लिखा अपने आप में सही है, हिम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ बिल्कुल सही है। एज समवन हु, अब हु लिखा है सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट ही है। हु पर्सन के लिए आया है, बिल्कुल सही है। वॉज ए लॉट नाइसर देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड, और कहीं पे प्रोनाउन नहीं है, इसका मतलब यह है कि सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से करेक्ट है। 53rd 54 की बात करें, वन शुड कीप हिज वर्ड नहीं होगा, वंस वर्ड होगा। क्या होगा, वंस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, क्योंकि ये वन ना जनरल सेंस में है, द बॉय विच मनी, द बॉय विच मनी नहीं, द बॉय हुज मनी, हुज मनी। आपको बताया गया था ना कि जब आप लिविंग बीइंग की बात करते हो तो लिविंग बीइंग के लिए जो पॉजेसिव केस इस्तेमाल करते हो हुज का इस्तेमाल करते हो, विच का इस्तेमाल नहीं करते हो। रोजर ड्रेस्ड इन हिज, इन इज लिखा हुआ, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इन हिज होना चाहिए। इन हिज बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाई एंड बैक जैकेट। रॉजर ड्रेस्ड,
इन, अब जब सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले या तो आप पॉजेसिव केस बनाओगे, ठीक है, अब पॉजेसिव केस पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे या तो फिर आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। तो ये एग्जाम में आपके आया था 2016 में सीजीएल के, तो इन के बाद इज लगा हुआ था। तो देखो यार ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। अब जब प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट यूनिट में कहीं आपने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब कहीं आ सकता है, मेन वर्ब का आईएनजी या थर्ड फॉर्म जब वो एग्जेक्टिव की तरह काम करता है तब तो वो नाउन के साथ आ जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी आता ही नहीं। प्रीपोजिशन के बाद इमीडिएट हेल्पिंग वर्ब की कोई नीड ही नहीं होती यार। तो आप इसको ऐसे समझो, या तो यहाँ पे टाइपो एरर है कि वो हिज लिखना चाहता था, एच मिसिंग हो गया, इजी रह गया, लेकिन अल्टीमेटली यही क्वेश्चन आया था और यही पार्ट आपको करेक्ट करना था। तो आपको इज की जगह हिज लगाना है या फिर आप यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल में कुछ भी आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 है, द टू मैन वर क्वारल्ड विथ वन अनदर। अब जब दो लोगों की बात करते हैं तो वन अनदर की बात नहीं करते हो, आप ईच अदर की बात करते हो। दो के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, ईच अदर की बात करते हो। द टू मैन वर क्वारल्ड विथ ईच अदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। इसके बाद 58 है, द फोन दैट माई फादर बॉट वॉज डिफरेंट फ्रॉम योर। मेरा फोन तुमसे कैसे, मेरा फोन तुमसे कैसे डिफरेंट हो सकता है, मेरा फोन तुम्हारे फोन से जो है डिफरेंट हो सकता है। तो कंपैरिजन जब आप करते हो तो पॉजिटिव केस का पॉजिटिव केस के साथ करते हो। द फोन दैट माई फादर बॉट वॉज डिफरेंट फ्रॉम योर। अब जैसे ही आपको योर लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा योर फोन। सही कर सकते हो आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो, लेकिन फोन का रिपीटेशन हो जाएगा तो इसका दूसरा तरीका होता है कि आप इसको ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हो योर्स। आपको बताया गया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन को हम पॉजिटिव प्रोनाउन से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे होगा, द फोन दैट माई फादर बॉट वॉज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। जो मेरे पापा मेरे लिए फ़ोन लाए थे, मेरा फ़ोन तुम्हारे फ़ोन से डिफरेंट है। तो आप फ़ोन का फ़ोन के साथ कंपैरिजन करते हो। तो यहाँ पे द फोन दैट माई फादर ब्रॉट वॉज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, योर फोन आपको बताना है। तो आपको लिखने का सही तरीका है योर फोन लिखो या फिर योर्स लिखो। तो रिपीटेशन अवॉइड करना होता है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे जो लगाओगे वो योर्स लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 59, पीपुल वुड सी बिटकॉइंस करंट प्राइस राइज एज मियरली ए रिफ्लेक्शन ऑफ दियर ब्राइट फ्यूचर एज ए स्टेटलेस करेंसी। अच्छा, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ एक पंगा क्या रहता है, उनके साथ एक बहुत बड़ा पंगा तो ये रहता है यार कि जब इस तरीके के सेंटेंसेज आ जाते हैं, नए नए शब्द आ जाते हैं, तो वो उसकी मीनिंग पहचान नहीं पाते हैं। तो देयर इज़ नो नीड कि आप मीनिंग पहचानो, लेकिन हाँ आपको लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस अगर क्रिएट करना अगर आ गया है तो आप चीज़ों को समझ जाओगे। जैसे पीपुल वुड सी बिटकॉइंस करंट प्राइस राइज, यहाँ पे चर्चा देखो किसकी हो रही है, बिटकॉइन के करंट प्राइस राइज की। बिटकॉइन आपको पता है ना कि क्रिप्टो करेंसी है, आजकल बहुत चर्चा में है, तो सभी को पता होगा। पीपुल वुड सी, लोग देखते हैं बिटकॉइन करंट प्राइस राइज, बिटकॉइन की करंट प्राइस राइज एज मियरली ए रिफ्लेक्शन, मियरली मतलब थोड़ा, एज मियरली ए रिफ्लेक्शन ऑफ दियर ब्राइट फ्यूचर, उसको मतलब एक रिफ्लेक्शन देते हैं ब्राइट फ्यूचर का, एज ए स्टेटलेस करेंसी, जो कि किसी भी स्टेट की करेंसी नहीं है। तो अब आपको एक बात समझना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, दियर ब्राइट फ्यूचर, दियर ब्राइट फ्यूचर, तो बिटकॉइन की बात हो रही है। बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है, एक नाम है, एक इंडिविजुअल नाम है। तो ये आपका एक सिंगुलर प्रॉपर नाउन है। सिंगुलर जब प्रॉपर नाउन है और नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के केस में यहाँ पे आप प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। किसके ब्राइट फ्यूचर की बात की जा रही है, बिटकॉइन के ब्राइट फ्यूचर की बात की जा रही है। और बिटकॉइन अगर सिंगुलर है, नॉन लिविंग है, तो इस केस में जो आप लगाओगे वो सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि दियर लगा हुआ है गलत है, इट्स आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60, there is direct evidence that when learning occurs, neurochemical communication between neurons is facilitated and less input is required। अब देखो लिखा है ना दियर ये तो मेरे को ना ऐसा लगा जब मैं पढ़ रहा था इस क्वेश्चन को, तो मेरे को ऐसा लगा कि बड़ा मजाक हो रहा है यार, ये क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है। तो पता चला कि इस पे बेस 3 क्वेश्चन बनाए गए। आपको ये समझना पड़ेगा दियर और देयर में क्या डिफरेंस है। जो देयर होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, वैसे देयर भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। और ये देयर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है THERE, और ये जो THEI और होता है ये आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है। क्या होता है, ये होता है आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव, पॉजेसिव एग्जेक्टिव। और एग्जेक्टिव हमेशा अपने नाउन के साथ आता है, पहचानने का सबसे तरीका तो यही होता है। पॉजेसिव एग्जेक्टिव जब भी इस्तेमाल करोगे बाजू में नाउन होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये जो दियर लिखा गया है ये मतलब पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, आपको इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए दियर।
तो देयर इज डायरेक्ट एविडेंस दैट व्हेन लर्निंग अकर्स न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इज फैसिलिटेटेड एंड लेस इनपुट इज रिक्वायर्ड। अब मेरा मानना है कि बहुत सारे हिंदी भाषी बच्चे जो हैं जिनको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी यार, नहीं सही और प्रॉपर मीनिंग हिंदी निकाल भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, इसकी हिंदी मीनिंग की जरूरत है? आपको सिर्फ ये बात पढ़ के जाने की जरूरत है ग्रामर में कि देयर और देयर में क्या डिफरेंस होता है, और आपको ये देख के पता होना चाहिए तुरंत ही कि अगर देयर लिखा हुआ है THEIR, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन लगाना जरूरी है, वर्ब कैसे डायरेक्ट आ गया, इसका मतलब यहीं से देख के आपको मीनिंग भी निकालने की जरूरत नहीं है, सेंस समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस में एरर है और देयर की जगह देयर होना चाहिए। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन नियरली सेम होता है ना, ये उसको यूज करके आपको कंफ्यूज किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, आई हैड फॉरगॉटन ऑल सच थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ एवरीवन सेड देयर लीडर। अब देखो यहां पे देयर THER का इस्तेमाल किया गया और फिर लिखा है लीडर। तो जब देयर इस्तेमाल किया जाता है तो ये प्लेस बताता है, आपका क्या बताता है, ये प्लेस बताता है और इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करता है। अब देयर के साथ आपने नाउन लीडर इस्तेमाल किया है, तो देयर लीडर की जगह आपको नहीं लगता है देयर लीडर कहना चाहता है, उनका लीडर। तो ये एक एरर यहां पे, एक क्वेश्चन आपने देखा वहां पे, दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखा। एक क्वेश्चन और भी है जो अभी हम सिखाएंगे आपको। 62 देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। अब देखो देयर लिखा हुआ, अब ये देयर सही है, THEIR नहीं है। देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक, देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड। अब इस क्वेश्चन को जरा सा समझिए कि देयर आर मेनी इनर वॉइसेस मतलब बहुत सारी इनर वॉइसेस है, बहुत सारी इनर वॉइसेस है दैट स्पीक टू अस, जो हमसे बातें करती है, इनसाइड योर हेड। तुम्हारे हेड में अगर बहुत सारी वॉइसेस है तो साला हमसे कैसे बात करेगी भैया, बात समझो, कैसे हमसे बात करेगी? हमसे बात करने के लिए हमारे हेड में होना चाहिए ना। तो ये जो है ना, वो आपको योर की जगह आपको हावर लिखना था। ये मतलब बहुत सिली सी चीजें थी जो इस तरीके के मिस्टेक भी रख के आपके एग्जाम में डाला जाता है। और CGL मेंस 2017 में आया था, 17 का पेपर अच्छा था। और देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन बनाया गया है। देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड आवर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। अब एक चीज समझो, आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में आपके स्कोर क्यों खराब होते हैं? एग्जाम में आपके स्कोर इसलिए खराब होते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं करते हो, मतलब ये अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि SSC किस तरीके के क्वेश्चन बनाती है। देखो SSC जो क्वेश्चन बनाती है ना भैया, वो क्वेश्चन बनाती है इस तरीके के, मतलब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो टोन देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि 3-4 सेकंड आपके एग्जाम में होता है, यही टाइम मिलता है आपको। अगर 120 मिनट मिल रहा है और आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी में पढ़ना है, उसी में ऑप्शन टिक करना है, उसी में आगे बढ़ना है, उसी में बहुत सारा काम होता रहता है, बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, तो 3-4 सेकंड 5 सेकंड में आपको जज करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इतना आसान नहीं होता जब तक आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस घर पे ना हो। तो प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस वैरायटी के SSC क्वेश्चन डालती है। तो इस वैरायटी के SSC क्वेश्चन डालती है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड आवर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे हेड के अंदर जो इनर वॉइसेस जनरेट हो रही है वो हम ही से बात करेगी। तुम्हारे हेड के अंदर जो है जो जनरेट हुई हमसे बात नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 63, मच बिलीव दैट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। मच बिलीव दैट इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे बात हो रही है लोगों की, लोग मानते हैं, तो जो लोग होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। आप एक चीज आगे चढ़ के पढ़ोगे, मच वर्सेस मेनी, वैसे तो ये एग्जेक्टिव का क्वेश्चन है, प्रोनाउन में आ गया है। मच और मेनी में अगर हम बात करें तो जहां पे आप काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल होता है उसके लिए आप मेनी इस्तेमाल करते हो, जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए मच इस्तेमाल करते हैं। जो लोग होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो यहाँ पे मच की जगह जो आपको लेना था वो लेना था मेनी। मेनी बिलीव दैट, मेनी क्योंकि प्लूरल होता है तो बिलीव लगाना सही है। मेनी बिलीव दैट इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा। कैन नॉट स्पिरिचुअली एंड मॉडर्निटी कोएग्जिस्ट। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये स्टार्टिंग में ही इस तरीके का एरर रख दिया गया है। अगर सिर्फ एक बात ये पता है तो अगर सेंटेंस की मीनिंग भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो भी, इसके लिए आपको नाउन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होना जरूरी है और साथ में एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ा होना जरूरी है। उसमें हम आपको, जब आप एग्जेक्टिव के चैप्टर में चलोगे तो मच और वर्सेस मेनी के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियर कट में आपको पढ़ाएंगे अलग से, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, हम लिटिल और फ्यू के बीच में, लिटिल और फ्यू के बीच का डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि इन दोनों चीजों पे, इन दोनों पेयर्स में आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे। वाई, क्वेश्चन नंबर 64 देखोगे, वाई इज इट दैट दे कैन डेवलप ओनली ए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। देयर लाइफ नहीं होना चाहिए, देखो मैंने बोला था ना एक और क्वेश्चन आएगा देयर लाइफ, क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन आया है तो देयर लाइफ इस्तेमाल होना है। ये तो पढ़ते पढ़ते पता चलता था, वाई इज इट दैट दे कैन डेवलप ओनली ए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, इन 65 और 66 में दोनों एक साथ लेना चाहूंगा, और एक क्वेश्चन और हमने इसके पहले डिस्कस किया था जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे विच वर्सेस दैट। सेम वही बात है, यहां पे आप देखोगे कि सेम वही डिस्कशन चल रहा है। इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, अब यहां पे देखो एक कॉमा आपको मिल गया, ध्यान रखिएगा कि एक कॉमा और अगर मिला, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर एक कॉमा और मिला तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे, और एक कॉमा और नहीं मिला तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही फंड आपको याद रखना है। इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी द बर्जियोजीज आर द सोशल क्लास came to own means of production during industrialization। इसमें क्या है ना कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया ही नहीं है, आपको प्लेस ढूंढ के रिलेटिव प्रोनाउन लगाना था। इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी द बर्जियोजीज आर द सोशल क्लास, ठीक है, केम टू ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये जो केम लिखा हुआ ना, यहां पे आपको विच या फिर दैट लगाना है। क्या लगाना है? विच या फिर दैट लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है। देखो इसके बाद एक जगह है कॉमा है, लेकिन ये कॉमा इस तरीके से पूरा सेपरेटेड है। फिर आगे लिखा है द बर्जियोजीज आर द सोशल क्लॉज, द बर्जियोजीज आर द सोशल क्लॉज। ये पूरा का पूरा क्या है? क्लॉज है। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा आपका क्लॉज हो गया। अगर पूरा का पूरा क्लॉज आता है, और क्लॉज अगर आपका दो कॉमा के साथ है, क्लॉज अगर आपका दो कॉमा के साथ है तब तो आप विच लगाओगे, दो कॉमा के साथ नहीं है तो आप दैट लगाओगे। सिंपल सा फंडा याद रख लो। तो यहां पे क्या लगाओगे? यहां पे लगाओगे दैट, केम के साथ दैट लगाओगे। द बर्जियोजीज आर द सोशल क्लॉज दैट केम टू ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मैं इसकी हिंदी मीनिंग बता देता हूं। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में बर्जियोजीज मतलब एक सोशल क्लास था जिसका नाम था बर्जियोजीज, दैट केम टू ओन मीन्स ऑफ, वो अपने प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान अपने ही जो है प्रोडक्शन के एक तरीके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन का एक तरीका लेके आए। तो सेंटेंस का मतलब ये है। उसके बाद 66 है, एरोनॉटिकल चार्ट्स आर फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। ध्यान से देखना, एरोनॉटिकल चार्ट्स आर। अब एरोनॉटिकल चार्ट्स की बात करते हैं तो ये देखो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, फिर लगा हुआ है आर, और फिर आगे अगर यहां पे हम बात करते हैं फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, तो ये आपका फिर से क्या हो गया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अब ये पूरा क्लॉज हो गया। अब यहां पे आपको फिर से लगाना है, अब यहां पे आपको लगाना फिर से दैट वर्सेस विच, तो फिर से आप लगाओगे दैट, क्योंकि कॉमा नहीं है। क्या है? कॉमा नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन में 65 66 में दोनों में दैट का इस्तेमाल होगा। दो अगर कॉमा से सेपरेटेड हो ये वाला पार्ट, तो ऐसे केस में फिर आप विच का इस्तेमाल करते हो। 67, आई नो द कोबलर विच मेंट द सोज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। जो कोबलर होते हैं वो लोग जो मोची होते हैं, जो उनको कोबलर अंग्रेजी में बोलते हैं, ये मोची होता है। अच्छा, कुछ शब्दों की मैं हिंदी मीनिंग नहीं बताता हूं, कुछ शब्दों की हिंदी मीनिंग बता देता हूं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको वापस किसी और सेक्शन में दिखाई देंगे, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी और सेक्शन में दिखाई नहीं देंगे, और उन सब शब्दों को रटना, उनकी हिंदी मीनिंग रटना वो सही नहीं है, मतलब प्रिपरेशन के लिए वो सही नहीं होती। तो जिन शब्दों को आपको रिटेन करना होगा, जिनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिनकी हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, उनकी मीनिंग मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। जैसे कोबलर की मीनिंग जाना बहुत जरूरी है। आई नो द कोबलर, कोबलर की बात हो रही तो आप विच नहीं लगा सकते हो, आप लगा सकते हो हु मीन्स, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ब के लिए आपको जो है सब्जेक्ट की जरूरत है। आई नो द कोबलर, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एंटीसीडेंट होगा, और एंटीसीडेंट के बाद आपको यहाँ पे हु लगाना पड़ेगा। हु मीन्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। 68 है, सुप्रिया आस्क्ड किरण, सुप्रिया ने किरण से पूछा दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 वैसे तो मतलब आप चलोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस तरीके के क्वेश्चन बनाया जाएगा। एक मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूं जो एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिड में आए, WH वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन के लिए। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं टेंस के अंदर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो हमको ये पता होता है WH वर्ड के बाद वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके
पहले, मतलब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। ये हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो आपको सेंटेंस के आखिरी में जाके ये देखना होता है क्वेश्चन मार्क लिखा है डॉट, अगर डॉट लगा हुआ है तो जो सब्जेक्ट होगा वो WH वर्ड के साथ होगा, वर्ब उसके बाद होगा। अब जैसे इस सेंटेंस में देखो, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका ये मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, पर ये WH वर्ड है। WH वर्ड के बाद क्या है, हैड पहले ले लिया गया, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लिया गया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो यहाँ जो गलती है वो हर मदर पहले होना चाहिए, हैड बाद में होना चाहिए। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हर मदर हैड गॉन, हर मदर हैड गॉन, हर मदर हैड गॉन। अब ये जो चीज है जो WH वाला वर्ड है, जो WH वाला वर्ड है, जब भी आपको सेंटेंस के मिड में मिले, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तो तुरंत उसके बाद ऐसा देखिएगा कि जो वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट के पहले तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल हुआ है तो बाद में जाके आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क देखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क है तो सही होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो बदल देना होता है। और ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स। इन ऑर्डर फॉर ही, अब देखो एक जो 69 क्वेश्चन है, अगर इसको करेक्ट करना चाहोगे तो इसमें आप प्रोनाउन पढ़ो या प्रोनाउन ना पढ़ो, एक चीज आपको बेसिक लेक्चर में ही पढ़ा दिया गया था, क्या कि जो प्रीपोजिशन होता है, कुछ चीजें तो ऐसा होता है कि जो आपको बेसिक लेक्चर से ही पता चल जाता है। प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेते हो, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो प्रोनाउन इस्तेमाल करो तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फॉर जो है आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद ही लिखा हुआ था, आपको नहीं लगता कि हिम होना चाहिए? बगैर सेंटेंस पढ़े ऐसे ही दिखाई दे जाएगा। इन ऑर्डर फॉर हिम टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स। एग्जॉस्टिव ही लिखा ना, एग्जॉस्टिव, हाँ मैं कहा एग्जीक्यूटिव नोट्स तो नहीं लिखा है, एग्जॉस्टिव नोट्स। 70 है, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। द बॉय जो लड़का है ना, इसके लिए विच का इस्तेमाल नहीं करोगे, लिविंग विंग है, इसके लिए हु इस्तेमाल करोगे, क्योंकि स्टोल है वर्ब, वर्ब के लिए सब्जेक्ट ही चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 71, दोज हु आर लेट, दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम। देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया गया, मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और फिर उसके बाद ये वर्ब और फिर से सब्जेक्ट दे दिया गया है। तो सब्जेक्ट 3, 1, 2 और 3, वर्ब जो देखिएगा ध्यान से, वर्ब 2 है। नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम, कोई और आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट में गड़बड़ी है। तो सब्जेक्ट में जो गड़बड़ी है ये एक्स्ट्रा प्रोनाउन ले लिया गया है। दोज हु आर लेट, दोज है, इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसको डिफाइन किया गया है दोज को, फिर आगे की कहानी दोज के विषय में है। तो यहाँ पे जो दे लगा है वो फर्जी का लगाया गया है। इसको कहते हैं सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाना, मतलब अगर कुछ शब्दों की रिक्वायरमेंट ना हो सेंटेंस के अंदर और फिर भी अगर आप उसे लगा दो तो बोलते हैं सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। क्वेश्चन नंबर 72, एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। एक तो आप ऐसे समझो जब हम बात करते हैं एवरीवन की, फिर एक्सेप्ट लगा है, तो एक्सेप्ट और बट दोनों अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं, तो यहाँ पे हर लगाना पड़ेगा और हैव की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो एवरीवन है वो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होता है। तो एवरीवन बट हर हैज ट्रेवल्ड बाय एयर। तो दो एरर था इसमें, एक तो जो है सी को हर करना था और दूसरा जो वर्ब था वो आपको सिंगुलर लेना था। क्वेश्चन नंबर 73 है, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। देखो द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर कैफे, ये इसका मतलब ये है। तो आपको जो इन दोनों को रिप्लेस करना होगा, आपको इसको ऐसे लिखना होगा, हर्स। जो स्मॉल कैफे है जो रोड के एंड पे है वो उसका है, तो उसका क्या, उसका कैफे है। तो यहाँ पे हर, यहाँ पे पोजीशन शो करना है, पोजीशन शो करने के लिए आपको इसमें नाउन भी इंक्लूड करना पड़ेगा और आपको पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस वजह से आपको हर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। क्वेश्चन है वी मस्ट प्लान हाउ कैन बी, ये देखो अभी इसके पहले फुल स्टॉप है और ये है WH वर्ड, ये है WH वर्ड। जब WH वर्ड होता है तो आप देखो ये ना, ये वी और कैन पहले आ गया है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, ये मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। तो आपको नहीं लगता है कि ये इसको ऐसे डालना चाहिए, वी कैन। ये देखते रहिएगा, ये बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वी मस्ट प्लान हाउ वी कैन कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, ये हमने इसका सीक्वेंस इसलिए बदला क्योंकि बाद में फुल स्टॉप है।
क्वेश्चन नंबर 75, सी हैज बीन ए मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। अब देखो यार, मैंने एक चीज बताया ना, इट्स फॉर्मेशन। इट्स फॉर्मेशन का मतलब होता है, ये इट्स का मतलब होता है इट इज, इट इज, इट प्लस इज। और जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है इट्स। इसके बीच में एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है। एपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ लगाते हैं, प्रोनाउन के साथ नहीं लगाते, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 76, द थ्री ऑफ देम साउटेड आउट टू ईच अनदर। यार ईच अनदर नहीं होना चाहिए, वन अनदर होना चाहिए। तीन का चर्चा हो रहा है ना, तो वन अनदर डिस्कस करोगे। ईच अदर जो इस्तेमाल करते हो, ईच अनदर होता भी नहीं, ईच अदर होता है। वन अनदर और ईच अदर होता है। 77, द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई नहीं होगा, इज माई सीट। इसका मतलब हो गया जो सीट पे बैठे हो मेरी सीट है। हम यही बात बोलते हैं ना, जिस सीट पे बैठे हो मेरी सीट है। तो ये ऐसा हो गया कि माई, आपको क्या लिखना है, माई सीट, माई सीट। और इसको अगर आप सीट की रिपीटेशन को अवॉइड करोगे तो आप इसको पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, माइन। द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माइन। लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। करेक्ट कैसे होगा, WH वर्ड बीच में आया, फुल स्टॉप लगा हुआ है, और ये स्ट्रक्चर आपको बदलना पड़ेगा। वी को इधर और कैन को इधर करना पड़ेगा। ये आप इस तरीके से कर सकते हो, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। एमिकेबली ये शब्द आपके एग्जाम में बहुत आएगा, तो इसका मैं मतलब बता दूं। इसका हिंदी मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। या फिर आप यूं बोल सकते हो फ्रेंडली। क्या बोल सकते हो, फ्रेंडली। शुद्ध हिंदी जो इसका होता है सौहार्दपूर्ण, मैत्रितापूर्ण, या इसका हिंदी भी तो मेरे को सही से नहीं आ रहा है यार। मैत्रीपूर्ण बोलते हैं, मैत्रितापूर्ण बोलते हैं, मतलब जो भी समझ लो। इसका शुद्ध हिंदी होता है सौहार्दपूर्ण, भाईचारे से, मिलजुल के, मधुर। तो ये रहा आपका 78 क्वेश्चन जो आपके प्रोनाउन से आपके SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप कि थ्योरी पोर्शन करने के बाद जब क्वेश्चन पे आप जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि SSC किस तरीके का एग्जाम बनाती है। आपको और भी क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में आप इसी पोर्टल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी और पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन जो है आप क्विजेज के फॉर्म में हम लोगों ने बना रखे हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही चैप्टर इंप्रूव करेगा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।